नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम सभी श्वसन अंगों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम श्वसन प्रक्रिया देखेंगे जिसमें हम बाहरी श्वसन, गैसों का शरीर में परिवहन और आंतरिक श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे कंप्लीट टॉपिक को देखेंगे। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर श्वसन तंत्र कहते किसे हैं। तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन का ऑक्सीडेशन करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो पाचन तंत्र है ये क्या काम करता है। जैसे जो हमारा शरीर है ये कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, यानी कि ऊर्जा चाहिए। तो ये ऊर्जा कोशिका को मिलती कैसे है? तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हम भोजन करते हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होता है, यानी कि जटिल अणुओं में होता है। जैसे हम जो भी भोजन करते हैं उसका अधिकांश हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होता है, पर जो हमारी कोशिका है उसे सरल अणुओं से यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल से एनर्जी मिलेगी। तो पाचन तंत्र का इसी में रोल आता है। वो क्या करता है कि जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित कर देता है। हमने जो भी खाया कार्बोहाइड्रेट के रूप में, पाचन तंत्र ने क्या किया? उसे ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल्स है और इससे हमारी कोशिका को एनर्जी मिलेगी। तो अकेले ग्लूकोज से ही हमारी कोशिका को एनर्जी नहीं मिल जाएगी। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा ना, तब हमारी कोशिका को एनर्जी मिलेगी। तो हमने जो भोजन खाया उससे हमें ग्लूकोज मिला, और हमने जो सांस ली उससे हमें ऑक्सीजन मिली। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना, ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, जिसका परिणाम क्या निकलता है? तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलता है और ऊर्जा निकलती है, और यही ऊर्जा हमें चाहिए। तो भोजन से हमें ग्लूकोज मिला और सांस लेने से हमें ऑक्सीजन मिली, और यही ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्रिया करता है तो ग्लूकोज किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और इससे हमें एनर्जी मिलती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे हम बाहर छोड़ देते हैं, और इसी के साथ जल को भी हम बाहर छोड़ते हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं ना तो उसमें जल वाष्प भी होते हैं। कभी आप शीशे के आगे मुंह से हवा मारेंगे तो आप देखेंगे कि शीशे के ऊपर जल वाष्प की एक परत बन जाती है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन की क्रिया करता है तब ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है। तो पाचन तंत्र क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। और श्वसन तंत्र क्या करता है? इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, और यही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया करती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का ब्लड में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना शामिल होता है, और ब्लड के द्वारा ही ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुंच पाता है। तो पहले हम डायग्राम की सहायता से पूरे श्वसन तंत्र को समझ लेते हैं, फिर आगे हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेंगे। तो जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले हवा हमारे नासिका मार्ग से होकर गुजरती है। हम सांस नाक से लेते हैं, तो नाक के पीछे जो भाग है उसी को नासिका मार्ग कहते हैं, नेज़ल पैसेज कहते हैं। तो सांस
नासिका मार्ग से होकर ग्रसनी में जाएगी। ओरल कैविटी से यानी कि मुख गुहा से हम भोजन लेते हैं और नासिका मार्ग से सांस लेते हैं। तो हवा नासिका मार्ग से होते हुए ग्रसनी में जाएगी। ग्रसनी को कहते हैं फेरिंग्स। तो ग्रसनी एक कॉमन पार्ट है जहाँ से भोजन भी होकर गुजरता है और सांस भी यहीं से होकर गुजरती है। जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, जो ये ग्रसनी है ना, भोजन भी इसी रास्ते से गुजरता है और हवा भी इसी रास्ते से गुजरती है। तो ग्रसनी के नीचे होता है एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस एक ढक्कन टाइप का आपको देखने को मिलेगा जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है और हवा को फूड पाइप में जाने से रोकता है। तो जो ये एपिग्लोटिस है ना, ये एक प्रकार का ढक्कन है। जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या करता है, विंड पाइप को बंद कर देता है, जिससे क्या होता है, खाना फूड पाइप से सीधा हमारे अमाशय में चला जाता है। और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये एपिग्लोटिस ढक्कन क्या करता है, हमारी फूड पाइप को बंद कर देता है, जिससे जो ये हमारी सांस है ये सीधा फेफड़ों में चली जाती है। तो एपिग्लोटिस के बाद हवा लैरिंक्स में जाएगी, जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं, क्योंकि यहीं से आवाज़ निकलती है। इसके बाद नीचे वाली जो आप ये नली देख रहे हैं, इसी को ट्रेकिया कहा जाता है। इसी को हम श्वास नली भी कहते हैं। तो उसके बाद ये ट्रेकिया आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है और इसे ब्रोंकाई कहते हैं। तो एक ब्रोंकाई दाएं फेफड़े में चली जाती है और दूसरी ब्रोंकाई बाएं फेफड़े में चली जाती है। तो जो ये ट्रेकिया है ना, ये आप देख रहे हैं आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाती है। उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। एक ब्रोंकाई दाएं फेफड़े में चली जाती है और दूसरी ब्रोंकाई बाएं फेफड़े में चली जाती है। और आगे चलकर यही ब्रोंकाई अलग अलग कई सारी ब्रांचेस में बढ़ जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इन्हीं ब्रांचेस को कह देते हैं ब्रोंकियोल्स। तो पहले जो ये ट्रेकिया है आगे चलकर 2 ब्रोंकाई में बट गया। उसके बाद जो ये ब्रोंकाई है आगे चलकर कई सारी शाखाओं में बट गई, जिसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और ब्रोंकियोल्स के सिरे पर अंगूर के गुच्छे जैसे संरचना देखने को मिलती है, जिसे एल्वियोली कहते हैं। हिंदी में कूपिका कहते हैं। तो हवा इसी में आकर भरती है। जो हम सांस लेते हैं ना, हवा अल्टीमेटली आकर इसी में भरती है। और फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम होता है। तो डायाफ्राम का काम क्या है? तो डायाफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही जो ये वायु है ये फेफड़ों के अंदर बाहर होती है। जब ये डायाफ्राम ऊपर होता है तब वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, और जब ये डायाफ्राम नीचे आता है तब वायु फेफड़ों के अंदर आती है। तो जो ये डायाफ्राम है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के कारण हम सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। जब ये डायाफ्राम ऊपर जाता है तब हम सांस छोड़ते हैं, और जब ये डायाफ्राम नीचे आता है तब हम सांस लेते हैं। और जो ये फेफड़े हैं इनके बाहर एक आवरण होता है, यानी कि पतली सी झिल्ली होती है, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये पूछा गया है कि फेफड़े के बाहर पाए जाने वाली पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आशा करता हूँ इस डायग्राम की सहायता से आपको श्वसन तंत्र के जो अंग हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है नाक या नासिका मार्ग। तो नाक का काम क्या है? तो इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है, और इसके भीतर छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल कणों को रोक लेते हैं। तो श्वसन कहाँ से शुरू होता है? तो नाक से शुरू होता है। नाक से हम सांस लेते हैं ना, तो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जिनका काम क्या होता है? तो जो हवा में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जो धूल कण होते हैं, वो बालों में आकर फंस जाते हैं। तो एक प्रकार से ये हवा को फिल्टर करने के काम आता है। तो उसके बाद है कि नेज़ल पैसेज में यानी कि नासिका द्वार में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जो आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन निकालता है। तो आपकी नाक के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस कहा जाता है। और इस म्यूकस का काम क्या है? तो ये धूल कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। जो भी धूल कण हैं, बैक्टीरिया हैं,
वो इसमें आकर चिपक जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं कर पाते और इसी के साथ ये शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाती है। तो नासिका मार्ग के बाद है फेरिंग्स, जिसे ग्रसनी कहते हैं। तो ग्रसनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भाग होता है। मैंने आपको बताया ना कि ये कॉमन एरिया है। जब हम खाना खाते हैं वो भी ग्रसनी से होकर गुजरता है और जो हम सांस ले रहे हैं वो भी ग्रसनी से होकर गुजरती है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अंग है जो पाचन तंत्र का भी और श्वसन तंत्र का दोनों का भाग है। तो ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का भाग है। तो फेरिंग्स के बाद है लैरिंग्स, जिसे स्वर यंत्र कहते हैं। तो लैरिंग्स श्वसन मार्ग का वह भाग है जो ग्रसनी तथा ट्रेकिया को जोड़ता है। आप देख रहे हैं कि जो ये लैरिंग्स है ये क्या कर रही है, ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स और ट्रेकिया को जोड़ने का काम करती है। और जो ये लैरिंग्स है इसका मुख्य काम क्या है, तो साउंड प्रोड्यूस करना है, इसीलिए इसे स्वर यंत्र कहते हैं। तो लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन के समान वॉल्व होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। मैंने आपको एपिग्लोटिस के बारे में बताया था ना कि जब भी कुछ निगलना होता है तो यह एपिग्लोटिस ट्रेकिया द्वार को बंद कर देता है, जिससे जो फूड है वो ट्रेकिया में प्रवेश नहीं कर पाता। और इस एपिग्लोटिस को निर्देश कौन देता है, तो हमारा ब्रेन इसको निर्देश देता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्रेन इसे बताता है कि विंड पाइप को बंद कर दो ताकि खाना फूड पाइप से होकर अमाशय में चला जाए। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाते समय बात नहीं करते, नहीं तो क्या होगा कि जो हमारा खाना है फूड पाइप में नहीं, अगर हमारी विंड पाइप में चला जाएगा तो क्या होता है, कई बार होता है कि हम खाना खा रहे होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन सोचने में लगा है और जो एपिग्लोटिस है उसे निर्देश चाहिए, पर हम तो सोचने में लगे हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ खाना जैसे ही हमारी विंड पाइप में जाता है तुरंत हमें खांसी आ जाती है, क्योंकि जो फेफड़े हैं ना वो खाना अंदर नहीं लेंगे, वो तुरंत उसे क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं। तो हमें खांसी आती है, तुरंत हम क्या करते हैं, उसके बाद पानी पी लेते हैं। तो इसीलिए खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ खाने पर ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद आगे है कि पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ ध्वनि यंत्र के चारों ओर एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। इसके कारण स्वर यंत्र का आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण पुरुषों की आवाज़ निम्न तारत्व यानी कि लो पिच की और मोटी हो जाती है, भारी आवाज़ हो जाती है। तो पुरुषों की आवाज़ भारी क्यों हो जाती है, क्योंकि उनके स्वर यंत्र के पास एक विशेष प्रकार की संरचना बन जाती है, जिससे क्या होता है, स्वर यंत्र बड़ा हो जाता है और पुरुषों की आवाज़ मोटी हो जाती है, भारी हो जाती है। लेकिन महिलाओं में इस प्रकार की संरचना का विकास नहीं देखने को मिलता। इसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, हिंदी में भी एडम्स एप्पल ही कहते हैं, पर महिलाओं में एडम्स एप्पल नहीं होता, जिसकी वजह से महिलाओं का स्वर यंत्र आकार में छोटा होता है। इसीलिए महिलाओं की आवाज़ हाई पिच की होती है, जो सुनने में पतली एवं मधुर सुनाई देती है। तो महिलाओं की आवाज़ सुनने में पतली होती है क्योंकि उनमें एडम एप्पल की संरचना देखने को नहीं मिलती, परंतु पुरुषों में एडम्स एप्पल की संरचना देखने को मिलती है, इसीलिए पुरुषों की आवाज़ भारी होती है। तो जैसा हमने पढ़ा कि जो पुरुषों का स्वर यंत्र होता है इसका आकार बड़ा होता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो मैन का वोकल कॉर्ड होता है इसकी लेंथ कितनी होती है, तो 20 mm इसकी लेंथ होती है। और महिलाओं के वोकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, तो महिलाओं के स्वर यंत्र की लेंथ होती है 15 mm, 5 mm पुरुषों से छोटी होती है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। मेन की वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है 20 mm और वुमेन की वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है 15 mm। तो लैरिंग्स के बाद आगे है ट्रेकिया, जिसे हम श्वास नली भी कहते हैं। तो ट्रेकिया द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर तक जाती है और ट्रेकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया आगे चलकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, एक दाएं फेफड़े में चली जाती है और एक बाएं फेफड़े में चली जाती है।
तो इसे क्या कहते हैं? इसे ब्रोंकाई कहते हैं। और ट्रेकिया के ऊपर 16 से 20 सी शेप के बने कार्टिलेज के रिंग होते हैं। आप देख रहे हैं कि जो ये ट्रेकिया है ना, इसके ऊपर कार्टिलेज यानी कि उपास्थि, कंकाल तंत्र में मैंने आपको बताया था ये नरम हड्डी होती है कार्टिलेज। तो ट्रेकिया के ऊपर 16 से 20 छल्ले पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम ट्रेकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाने का होता है। तो ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेज की रिंग होती है। उसके बाद है फेफड़े। तो मानव का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़े हैं। इनकी संख्या 2 होती है। जो दाहिना फेफड़ा है ये बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये है दाहिना फेफड़ा। आप कह रहे होंगे कि ये तो बाईं ओर है, पर आप स्क्रीन की ओर देख रहे हैं, इसीलिए जो आपका दायां है ये स्क्रीन में दिखाए गए चित्र का बायां होगा। अगर आप अपने आप को अज्यूम करेंगे यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि ये दायां है और ये बायां है। तो जो दायां फेफड़ा होता है ये बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा दिल होता है ना, वैसे तो सेंटर में होता है, पर ये बाईं ओर झुका होता है। तो बाईं ओर झुका होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटा सा खोल होता है, खाली जगह होती है, क्योंकि यहाँ पर दिल होता है। तो इसीलिए जो दायां फेफड़ा है ये बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। और जो फेफड़ा है ये प्लूरल मेम्ब्रेन से ढका होता है। मैंने आपको बताया था ना कि फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। और दाएं फेफड़े में 3 पालियां जिसे लोब्स कहते हैं, और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो फेफड़ा है दाएं फेफड़े में 3 पालियां हैं। पालियां मतलब कि जो आपको ये दायां फेफड़ा दिख रहा है ये एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि 3 भागों में बटा हुआ है। जो दायां फेफड़ा है इसमें 3 पालियां होती हैं और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। और फेफड़े के अंदर जो ये ब्रोंकाई है ये आगे चलकर कई सारी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकियोलस कहते हैं। और ब्रोंकियोलस के सिरे पर अंगूर के गुच्छे जैसे गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे एल्वियोली या कूपिका कहते हैं। तो एल्वियोली पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। जैसा आप देख रहे हैं, जो ये एल्वियोली है ना, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन आकर भर जाएगी। और इसके ऊपर क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं। तो यहाँ से क्या होगा, आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और कोशिकाओं तक पहुँचाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहाँ से बाहर निकाल देगा। उसे हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना जान लीजिए कि जो एल्वियोली है ना, यहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ से ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। उसके बाद है डायाफ्राम। तो डायाफ्राम फेफड़ों को आधार प्रदान करती है। आप देख रहे हैं कि जो फेफड़े हैं ना, इसके नीचे डायाफ्राम होता है, और डायाफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही वायु फेफड़ों के अंदर बाहर होती है। जब ये डायाफ्राम ऊपर उठता है तो वायु फेफड़ों से बाहर जाती है, और जब ये डायाफ्राम नीचे गिरता है तो वायु फेफड़ों के अंदर आती है। तो हमारे सांस के लेने और छोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, डायाफ्राम का। तो डायाफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही वायु फेफड़ों के अंदर बाहर होती है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई पसलियों में यहीं पर चोट मार देना तो अचानक आपकी सांस रुक जाती है, क्योंकि कुछ देर के लिए डायाफ्राम काम करना बंद कर देता है। कोई जोर से आपको आपकी पसलियों पर नीचे की ओर मार दे तो सांस रुक जाती है। इसी कारण रुक जाती है क्योंकि जो डायाफ्राम है उस पर चोट लग जाती है और कुछ देर के लिए वो काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर हमने जो भी श्वसन तंत्र के अंग थे वो पढ़ लिए। अब आगे हम श्वसन प्रक्रिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पूरी श्वसन प्रक्रिया देख लेंगे कि कैसे हम जो सांस ले रहे हैं, कैसे कोशिका के द्वारा इसे ऊर्जा बनाई जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया हम देख लेते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बाहरी श्वसन, जिसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। दूसरा है गैसों का शरीर में परिवहन, यानी कि जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं इसका सेल तक पहुंचना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका शरीर से बाहर निकलना। तो गैसों का शरीर में परिवहन दूसरा भाग है। और तीसरा भाग है इंटरनल रेस्पिरेशन, इसे
सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, यानी कि कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, क्योंकि हम जो भी श्वसन कर रहे हैं अल्टीमेटली कोशिका को इसे एनर्जी चाहिए। तो 3 भागों में श्वसन प्रक्रिया को बांटा गया है। सबसे पहले देखते हैं बाहरी श्वसन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म तथा एनवायरनमेंट के बीच जो ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है उसे ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि बाहरी श्वसन कहते हैं। तो जो हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं ना, इसको क्या कहेंगे? इसे बाहरी श्वसन कहेंगे। जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, यानी कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, इसे क्या कहा जाएगा? इसे बाहरी श्वसन कहा जाएगा। तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो खाली ऑक्सीजन ही नहीं लेते। तो पहले हम देख लेते हैं कि कितनी मात्रा में कौन सी गैस हम लेते हैं। तो जो हमारे वायुमंडल में है वही गैस हम लेंगे। तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.09%। उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। तो ये तो है जो हम सांस ले रहे हैं ना, उसमें गैसों की कितनी प्रतिशत मात्रा है। अब हम देखते हैं कि जब हम हवा को शरीर से बाहर निकालेंगे यानी कि सांस छोड़ेंगे, तो कौन सी गैस कितनी प्रतिशत बाहर निकलती है। तो नाइट्रोजन 78.09%। तो जितनी मात्रा में हम नाइट्रोजन लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम नाइट्रोजन को बाहर निकाल देते हैं। और ऑक्सीजन हम कितने प्रतिशत निकालते हैं? तो 17% होता है ऑक्सीजन का। लेते समय ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21% और छोड़ते समय ऑक्सीजन की मात्रा होती है 17%। जो बाकी की ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है और छोड़ते समय ऑक्सीजन की मात्रा होती है 17%। उसके बाद लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%, लेकिन छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है 4%। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ कैसे जाती है? क्योंकि हमने पढ़ा कि ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो ग्लूकोज किस में टूट जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और एनर्जी में। तो जब ऑक्सीजन मिलती है ग्लूकोज के साथ तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है ना। तो इसीलिए लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% और छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 4%। और इसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो जो हम सांस छोड़ते हैं ना, तो हमारी सांस के द्वारा 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है जल वाष्प के रूप में। तो श्वसन प्रक्रिया का पहला पार्ट तो हो गया बाहरी श्वसन। उसके बाद दूसरा पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी कि गैसों का शरीर में परिवहन। तो ऑक्सीजन का फेफड़ों से शरीर के सभी सेल तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक पुनः वापस आने का जो ये प्रोसेस है, इसी को गैसों का शरीर में परिवहन कहा जाता है। तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं इसका कोशिकाओं तक पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः फेफड़ों तक पहुंचना और बाहर निकलना क्या कहा जाता है? इसी को गैसों का शरीर में परिवहन कहा जाता है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि जो भी हम सांस लेते हैं वो एल्वियोली में आके यानी कि वो कूपिकाओं में आकर भर जाती है। और जो ये एल्वियोली है इसके ऊपर रक्त कोशिकाएं होती हैं जो यहाँ से ऑक्सीजन ले जाकर कोशिका तक पहुँचाती हैं। तो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ना, उसका काम होता है कि एल्वियोली से वो ऑक्सीजन ले और कोशिका तक पहुँचाए। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? एल्वियोली से ऑक्सीजन लेता है और जब ये एल्वियोली से ऑक्सीजन लेता है तो दोनों मिलकर कहलाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का ऑक्सी और हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद क्या होता है कि जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका तक पहुंच जाता है यानी कि सेल तक पहुंच जाता है, वहाँ पर जाकर ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। तो वहाँ पर फिर से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग हो जाते हैं।
तो हीमोग्लोबिन का बस इतना ही काम है कि एल्वेओली से ऑक्सीजन को ले जाओ और कहाँ तक पहुँचाना है, कोशिका तक पहुँचाना है। तो ऑक्सीजन तो हमारी कोशिका तक पहुँच गई। किसने पहुँचाई? हीमोग्लोबिन ने। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसे फेफड़ों तक कौन पहुँचाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कोशिका से फेफड़ों तक 3 प्रकार से होता है, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोशिका से फेफड़ों तक जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये 3 प्रकार से होता है। तो 10 से 20% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। प्लाज्मा के द्वारा लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। प्लाज्मा के बारे में हमने ब्लड के चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा 7% कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचाता है और बाइकार्बोनेट के द्वारा 70% कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचती है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये फेफड़ों तक कौन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और बाइकार्बोनेट के द्वारा। तो दूसरे भाग में हमने देख लिया कि जो ऑक्सीजन है ये कोशिका तक पहुंच गई है। तो अब क्या होगा? कोशिका इसे एनर्जी बनाएगी। तो इस तीसरे भाग में हम देखेंगे कि कैसे कोशिका एनर्जी बनाएगी। तो इसे आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो भोजन के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, जो ब्लड की सहायता से कोशिका तक पहुंच जाता है और इस ग्लूकोज का सेल में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो जो ये कोशिकीय श्वसन है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अनऑक्सी श्वसन, दूसरा है ऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन और ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अनऑक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन क्या है। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि जो कोशिका है ना, उसमें 2 प्रकार से श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन क्या है? तो जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। और ऑक्सी श्वसन में क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलकर ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में तोड़ देगा और इससे हमें एनर्जी मिलेगी। आगे हम देखेंगे कितनी एनर्जी मिलेगी। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी क्या है? तो जैसे जो रुपया होता है उसका एक नंबर होता है ना, कि हमारे पास 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, उसी प्रकार एटीपी को एनर्जी की करेंसी कह सकते हैं। तो जब 38 एटीपी हो जाता है तब हमें ऊर्जा मिलती है। तो ऑक्सी श्वसन जो है ये कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। हमने कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा था, ये कोशिका के ही अंग हैं, जिसमें हमने केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो ऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑक्सी श्वसन किन में देखने को मिलता है? एनिमल्स में, ह्यूमंस में, बर्ड्स में। तो मानवों में भी ऑक्सी श्वसन देखने को मिलता है। और जो अनऑक्सी श्वसन होता है ना, तो इसमें जो ग्लूकोज होता है वो टूटकर लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 2 एटीपी ऊर्जा बनाता है। और जो अनऑक्सी श्वसन है ये कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं अनऑक्सी श्वसन के? तो कीटों में यानी कि इंसेक्ट में अनऑक्सी श्वसन देखने को मिलता है। सूक्ष्म जीवों में अनऑक्सी श्वसन देखने को मिलता है, जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख पाते। सूक्ष्म जीवों में अनऑक्सी श्वसन देखने को मिलता है। बैक्टीरिया में अनऑक्सी श्वसन देखने को मिलता है। और जो किण्वन की प्रक्रिया होती है ना, यानी कि जो शराब बनाने की प्रक्रिया है, अंगूर से जो शराब बनती है, दूध से जो दही बनता है, ये किण्वन की प्रक्रिया है, इसमें भी अनऑक्सी श्वसन देखने को मिलता है। तो जो अनऑक्सी श्वसन है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और अनऑक्सी श्वसन कोशिका द्रव में पूरा होता है। और अनऑक्सी श्वसन में क्या होता है? जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है ना, ये टूटकर पायरोविक एसिड के
दो मॉलिक्यूल बनाता है और हमें 2 एटीपी ऊर्जा इससे मिलती है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस यानी कि लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाई मतलब कि ग्लूकोज का। तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाता है और हमें 2 एटीपी ऊर्जा इससे मिलती है। और इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल में लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे मसल में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है, हमारे शरीर में थकान महसूस होने लगती है, दर्द महसूस होता है। किसके कारण? तो लैक्टिक एसिड के कारण। और ये लैक्टिक एसिड बनता कैसे है? तो जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक एसिड बनाता है। तो अनऑक्सीश्वसन के बाद है ऑक्सीश्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाता है और इससे हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो जो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया है ये 2 साइकिल में कंप्लीट होती है। पहला साइकिल है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा है क्रेब्स साइकिल, जो कि क्रेब्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो ग्लाइकोलाइसिस हमने पीछे पढ़ा। जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है ना, ये ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दोनों में होती है। अनऑक्सीश्वसन में केवल ग्लाइकोलाइसिस होता है, लेकिन ऑक्सीश्वसन में पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, उसके बाद जो क्रेब्स साइकिल है ये कंप्लीट होगा। तो पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है और 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है ना, ये सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है और जो क्रेब्स साइकिल है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो ऑक्सीश्वसन है ये 2 जगह होता है, कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है और क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो अब देखते हैं क्रेब्स साइकिल। तो यह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा बने पदार्थ पायरुविक अम्ल पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है। हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीश्वसन है ये 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। पहले साइकिल में हमने देखा ना कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल टूटकर पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है और सेकेंड स्टेप पर हम देख रहे हैं कि पायरुविक अम्ल पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाता है और साथ में इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज के अणु टूटकर 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने थे। तो एक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में 18 एटीपी ऊर्जा होती है। तो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में कितनी ऊर्जा हमें मिलेगी? 18 दूनी 36 एटीपी ऊर्जा यहाँ से मिलेगी। और हमने पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में हमें 2 एटीपी ऊर्जा मिलती है। तो 36 एटीपी ऊर्जा ये हो गई और 2 एटीपी और, तो टोटल मिलाकर 38 एटीपी ऊर्जा हो गई। अब ये जो एनर्जी है कौन ले लेगा? तो कोशिका को ये एनर्जी चाहिए। तो हमने पूरा प्रोसेस देख लिया। पहले हमने जो श्वसन तंत्र के अंग हैं उनके बारे में पढ़ा, उसके बाद जो पूरी श्वसन प्रक्रिया है वो हमने पढ़ ली। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है कि दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। दूसरा कथन है दाएं फेफड़े में 3 और बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। तीसरा कथन है दायां फेफड़ा भारी तथा बायां फेफड़ा हल्का होता है। और चौथा कथन है कि दोनों फेफड़े बिल्कुल समान होते हैं। तो बताना है आपको कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी, दोनों फेफड़े समान नहीं होते। हमने पढ़ा था ना कि दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। जब दाएं फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा है तो दाएं फेफड़े का भार भी बाएं फेफड़े से ज़्यादा है। तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन डी, दोनों फेफड़े समान नहीं होते। अगला प्रश्न है कि एडम्स एप्पल किस अंग से संबंधित है?
तो एडम्स एप्पल की संरचना कहाँ देखने को मिलती है? तो इसका सही जवाब है स्वर यंत्र पर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम जितनी नाइट्रोजन गैस लेते हैं उतनी नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल देते हैं। तो इस गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है कि हमेशा सांस नाक से लेनी चाहिए। दूसरा कथन है कि श्वसन में नाक एवं मुंह से सांस ली जाती है। तीसरा कथन है कि नाक में बाल धूल मिट्टी के कण को रोकने का कार्य करते हैं। और चौथा कथन है कि मुंह से सांस लेना अच्छा माना जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, मुंह से सांस लेना अच्छा नहीं माना जाता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि एपिग्लोटिस का क्या कार्य है? पहला कथन है कि भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद नहीं होने देता। दूसरा कथन है कि भोजन निगलते समय कण को श्वास नली में जाने से रोकता है। तीसरा कथन है कि भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कर देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बी और सी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का किसके साथ क्रिया होती है? ग्लूकोज के साथ। और ग्लूकोज हमें किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशतता में कौन सा सही है? तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन याद रख लेना कि मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट होती है 12 से 16 बार। तो एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से 16 बार सांस लेता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हमने पढ़ा ना कि ऑक्सीजन के परिवहन का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पुरुषों और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई क्रमशः कितनी होती है? तो पुरुषों में वोकल कॉर्ड की लंबाई 20 mm और महिलाओं में वोकल कॉर्ड की लंबाई 15 mm होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन क्या है? आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, त्वचा के माध्यम से श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन या गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। तो वायवीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एरोबिक श्वसन में ग्लूकोज डैश में बदल जाता है। तो ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? तो ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा में बदल जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा है? तो श्वसन प्रणाली और पाचन तंत्र दोनों का हिस्सा क्या है? तो ग्रसनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।